नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चाणक्य और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज हमारे साथ चुनावी चाणक्य में जुड़े हुए हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। मुकेश सहनी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत ही कम समय में इन्होंने बिहार की राजनीति में, या ये कहें कि बिहार की राजनीति से देश की सियासत में जो अपनी पहचान बनाई है, उसके लिए बहुत कम समय इन्होंने लिया है। राजनीति में इतने कम समय में अपनी पहचान बनती नहीं है। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल तो मुकेश जी हमारी तरफ से यही है आपसे कि क्या बिहार में समय पर चुनाव होने चाहिए विधानसभा के? देखिए, जो अभी सिचुएशन अभी बिहार में है, मैं तो मानता हूं कि इस समय में नहीं होना चाहिए। बाकी ये सारे चीज़ें निर्णय हम चुनाव आयोग पे छोड़ रहे हैं कि चुनाव आयोग बेहतर इस चीज़ के लेके सोच रखते हैं और मुझे लगता है कि वो जो भी निर्णय लेंगे अच्छे निर्णय लेंगे। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि कोरोना अभी तुरंत जाने वाला नहीं है, हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और जो अभी परिस्थिति है, ऐसे में कब तक टाला जाए चुनाव को? क्योंकि टालने के बाद भी चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे विधान परिषद के चुनाव हो, वो हुए तो आखिर में। नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो अभी परिस्थिति है इस समय में तो थोड़ा उचित नहीं होगा, लेकिन अभी समय है, 2-3 महीना अभी भी समय है चुनाव को लेके। तो शायद हो सकता है जिस तरीके से पीक होता है और फिर 15-20 दिन 1 महीने के बाद थोड़ा कम होना होता है। हर राज्य में हमने देखा कि इसी तरीके से कोरोना हर जगह इसी तरीके से अपने पैर को फैलाया फिर सिमटा। तो मुझे लगता है कि इस समय में थोड़ा सा उचित नहीं होगा। अभी हमें इंतजार करना चाहिए और उसके अलावा भी चुनाव आयोग है, सर्वोपरि है और उनके ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। हम लोगों ने अपने जो विरोध दर्ज हमने कर दिया, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग से मीटिंग करके हम अपनी बातें को रख दिया, वहाँ पे सारे बातें रख दिया है कि अगर चुनाव होता भी है तो किस तरीके से आप जहाँ पे 1 बूथ बनता है वहाँ पे 3 बूथ बना दीजिए या 4 बूथ बना दीजिए, तो थोड़ा सा गैदरिंग कम होगा और जितना हो सकता है उतना आप इस पर क्या बेहतर हो सकता है तो उसके ऊपर आप निर्णय लीजिए। नहीं, अगर ये फैसला तो चुनाव आयोग को लेना है कि चुनाव हो या ना हो, लेकिन अगर चुनाव होता है तो क्या महागठबंधन या वीआईपी पार्टी क्या पूरी तरीके से तैयार है? हाँ, निश्चित तौर पे हम लोग तैयार हैं और जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जो भी हम लोग हमेशा जो बात को हमेशा उठाते आए हैं वो जनता के बीच में अपने बात को मुद्दे को लेके जाएंगे और जनता निर्णय लेंगे। तो क्या तैयारी की है अभी वीआईपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? अभी देखिए, तो हमने डिजिटल रैली भी हमने किया 5 तारीख को, फिर लॉकडाउन हो गया तो फिर अभी थोड़ा काम स्लो है, लेकिन हमारे जितने भी बूथ पे और जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा कमेटी हमारी बन चुकी है। बहुत ऐसी विधानसभा है जहाँ पे बूथ कमेटी लगभग में तैयार हो चुके हैं। तो अभी कुछ काम स्लो चल रहा है, लेकिन जब चुनाव आयोग अगर स्वस्थ हो जाएंगे कि चुनाव कराना है, उसके बाद भी हमें 1-1.5 महीने का समय मिलेगा, तो जो तैयारी में कमी रह गया उसको हम पूरा कर लेंगे। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का आधार क्या होगा? क्या बातचीत हो चुकी है या हो रही है? बातचीत हो रही है। परसों भी मैं तेजस्वी जी से मुलाकात किया हूं और बहुत जल्दी सीट जो बंटवारा होना है उस पर हम लोग निर्णय ले लेंगे। इस महीने के अंत तक हम लोग कोशिश है कि हम लोग निर्णय ले लेंगे और जिस पार्टी का जितना जनाधार है उस हिसाब से उनको उतना जगह मिलेगा। तो बातचीत अभी चल रही है? जी हाँ। शक्ति सिंह गोहिल ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। शक्ति सिंह गोहिल के बाद मदन मोहन झा ने भी कहा था, इस पर अभी बातचीत नहीं हुई है। ये ठीक है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, तेजस्वी आरजेडी के नेता हैं, लेकिन महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा इस पर चर्चा नहीं हुई है। महागठबंधन का एक अभिन्न हिस्सा आप भी हैं, वीआईपी भी है, तो क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? नेतृत्व कौन करेगा लीडरशिप को लेकर? इसके लिए बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जो गठबंधन के बैठक में, लेकिन खुल के बात हो रहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी जो है और जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होंगे, नेतृत्व वही करेंगे। ये हमें अहमद पटेल साहब ने भी ये संकेत दे दिए हैं। लास्ट टाइम हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोग बात कर रहे थे, उस समय में उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस पर ज़्यादा बात विवाद नहीं करके अंडरस्टूड है कि जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा विधायक होंगे वो निश्चित तौर पर बिहार को लीड करेंगे। तो मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के सबसे बड़ी पार्टी है, अधिक से अधिक जगह पे चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स उनके जीत के आएंगे, तो इस पे हम लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, अभी पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ है ना कि राजनीति में ट्रेंड में बदलाव हुआ है। चेहरे के साथ लोग जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। नीतीश कुमार का चेहरा है सामने में, तो क्या तेजस्वी के चेहरे के साथ जाएंगे मैदान में या चुनाव के बाद तय करेंगे नेता कौन होगा? जब भी जिनके पास जवाबदेही आ जाता है वो चेहरा ऑलरेडी काम करने लगता है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चेहरा है, यंग है और मुझे लगता है कि उनको मौका मिले तो निश्चित तौर पे बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे।
नहीं तो तेजस्वी के साथ काम करने में कितने कंफर्टेबल हैं आप, और तेजस्वी का नेतृत्व क्या आपको स्वीकार है? पर्सनल मेरी पार्टी को मैं राष्ट्रीय जनता दल के निर्णय के साथ रहूँगा और राष्ट्रीय जनता दल जो निर्णय लेंगे उनके साथ मैं रहूँगा, ठीक है। और रहा कि मैं कंफर्टेबल हूँ, तेजस्वी प्रसाद यादव से मैं लगातार मिलता हूँ, बातचीत होता है और मुझे बहुत ज़्यादा कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। मुकेश जी, नई पार्टी थी आपकी लोकसभा चुनाव के वक्त, 3 सीटें आपको चुनाव में मिली थी लड़ने के लिए। अब तो पार्टी भी थोड़ी पुरानी हो गई, उपचुनाव भी लड़ लिया आपने, कई सारे काम भी कर लिए, तो कितनी उम्मीद है आपको सीटों की और क्या आधार रहेगा? मतलब आपकी जो डिमांड होगी महागठबंधन के मंच पर, उसका आधार क्या रहेगा, कितनी सीटें चाहिए? नहीं देखिए, ये सब महागठबंधन का जो मंच होगा उस पर हम विस्तार से बात रखेंगे। आपके पास तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, आप पब्लिक को भी बताइए, बिहार की जनता जानना देखिए चाहती है। हमारी पार्टी, हम बिहार में अति पिछड़ा समुदाय के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो कोर वोटर है निषाद बिन दिलदार नुनिया मला, ये तकरीबन 13 से 14% है और हम लोग मजबूती से इनके बीच में काम किए और तमाम बिहार के हर जाति धर्म के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। और अभी हाल फिलहाल में एक उपचुनाव हुआ तो वहाँ पे हमने खास करके 15% वोट हमने ला के अपनी ताकत का एहसास करा दिया पूरे बिहार को कि हमारे पास जो अपना आधार वोट है वो मेरे साथ है, वो कहीं और नहीं है। और उसका नतीजा रहा कि वहाँ पे एनडीए चुनाव हारा, क्योंकि 25,000 वोट हमारे साथ है हर विधानसभा में। तो इसके अनुकूल मुझे लगता है कि मुझे उचित जगह मिलना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि उचित जगह मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा था पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, एक तरफ नामांकन की तारीख आ गई थी और आप लोग सीटें बांट रहे थे। कई बार तो ऐसा हो रहा था जो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर, तो क्या वो गलती आपने इस बार ठीक कर ली है या वो गलती दोबारा ना हो, इसको लेकर कोई बातचीत आपस में की गई है? क्योंकि नतीजा क्या हुआ वो तो आप जानते हैं। वो उस समय निश्चित तौर पे हम लोग से बहुत बड़ा गलती हुआ और उस गलती से सीख लेकर इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं समय से पहले सारा काम निपटा ले और वो गलती इस बार ना करे, इसकी कोशिश हम लोगों की जारी है। और देखिए अभी कहाँ तक ये हम इसमें सफल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टी हैं, बहुत सारे पार्टी महागठबंधन में 5 पार्टी पहले से है और कुछ पार्टी और भी आना है महागठबंधन में, उनसे भी बातचीत जारी है। तो समय हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें हो, जो गलती पूर्व में ना हुआ वो आगे आने वाले समय में रिपीट ना हो। क्या मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे? अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का। अभी तो फ़िलहाल पार्टी को मजबूती देने में हम लगे हुए हैं और अभी पार्टी के सारे मेंबर के साथ बैठेंगे और फिर वहाँ पे डिस्कशन होगा कि किस तरीके से हमें लीड करना चाहिए। और लेकिन मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम मजबूती से बिहार की जनता के लिए काम करें। उसके लिए हम पार्टी में और भी बड़े पदाधिकारी सब है, उनसे राय विचार लेंगे। फिलहाल अभी हमने ऐसा कोई प्लान है, कोई सीट अभी चूज़ नहीं किया। नहीं, जैसे जब आप बैठेंगे महागठबंधन के मंच पर सीट बंटवारे को लेकर एक औपचारिक मीटिंग होगी और आप भी अपनी डिमांड रखेंगे, बाकी दल भी अपनी डिमांड रखेंगे, तो क्या ये जो उपजातियों को जोड़कर सभी समूहों को अगर जोड़ें तो 14% जो वोट है निषादों का बिहार में, क्या इसी आधार पर आपकी अपेक्षा रहेगी सीट मिलने की विधानसभा में? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हाँ, मतलब यही वोट मेरा बैंक है, उसी का आधार पर आप जाएंगे। लास्ट हमने 15% वोट लाया, यही आधार मान के हम चाहेंगे कि हमको जगह मिले। और हिंदुस्तान का पहला ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है वीआईपी, जो हमने निर्णय लिया है, घोषणा भी हमने कर दिया है कि बिहार में हमारे गठबंधन से जितने भी सीट हमें प्राप्त होगा उसमें से 33% सीट हम आरक्षित कर दिए हैं अति पिछड़ा समुदाय के लिए। तो हमारे पास जितने भी सीट होगा उसमें से अति पिछड़ा को 33% सीट हम अति पिछड़ा समुदाय को, बिहार में जो बिन बेलदार नुनिया मला अन्य बाकी जाति है तो उनको भी हम देंगे और बाकी सभी जाति धर्म को जगह मिलेगा पार्टी में, क्योंकि बाकी बहुत सारे जाति धर्म के लोग पार्टी में काम कर रहे हैं तो उनको जगह मिलेगी। बिल्कुल। एक सवाल और भी है यहाँ पर, आप बार बार निषाद मल्लाह, तो आपकी जो पहचान थी वो निषाद आरक्षण को लेकर है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण का मुद्दा छोड़ दिया है? निषाद आरक्षण आगे बढ़े इसलिए मैं राजनीतिक पार्टी बनाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाहर रह के कितना भी झंडा लेके चिल्लाऊँ निषाद समाज को न्याय मिले तो वो नहीं मिल रहा था। तो इसी को देखते हुए हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और हम वो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं कि जो हम दूसरे को कह रहे हैं काम करने के लिए, वो काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए। आज जैसे जिस तरीके से हम बिहार सरकार को कह रहे हैं काम करने के लिए या केंद्र सरकार को कह रहे हैं, तो हमारी अगर वहाँ पर डायरेक्ट अगर पावर हो या पहुँच हो या हमारी सरकार में हिस्सेदारी हो तो निश्चित तौर पर ये काम होगा। और मैं जो भी काम करूँगा संविधान के दायरे में रहकर, क्योंकि निषाद समाज को कहीं कोई नया आरक्षण नहीं चाहिए। हमारे पूर्व से ही आरक्षण लागू है निषाद समुदाय को, वही आरक्षण हम दिलाना चाहते हैं जो बंगाल में, दिल्ली में निषाद समुदाय को आरक्षण मिला है।
वही मांग है, लेकिन नए कलेवर के साथ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले सड़कों पर दिखाई देते थे मुकेश सहनी आरक्षण की मांग को लेकर, आजकल सड़कों पर नहीं दिखते। नहीं देखिए, अभी मुझे पता है कि सड़कों पर रह के अभी कुछ काम नहीं होना है। अभी हाउस में घुसना पड़ेगा, वहाँ पे आवाज़ को मजबूत करना पड़ेगा, डिसीजन वहाँ से होता है और वहाँ पे अभी काम करना पड़ेगा। तो अभी सड़कों पर रह के काम नहीं होना है। तो अभी हम प्लानिंग करके घर घर तक घूम के घर घर तक पहुँच रहे हैं, अपनी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं और वहाँ से हम एक सीधा हाउस में पहुँचेंगे और फिर वहाँ पे हम काम करेंगे। मतलब ये प्लान भी है कि अपनी सरकार बनाओ और खुद अपने लिए आरक्षण ले आओ। आरक्षण ले आओ। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों में। एक सवाल यह है कि डिजिटल रैली अभी आपने की थी, उसको वर्चुअल रैली आजकल बीजेपी ने बनाया है, तो बड़ी डिमांड है, अभी चर्चा है, उस सुर्खियों में है। उसमें आपने कहा कि वीआईपी किसी के पीछे नहीं चलेगी, किसी के साथ चलेगी। तो इस बयान का मतलब क्या है, और इस बयान के अगर हम विकल्प तलाशेंगे, मायने तलाशेंगे सियासी तौर पर, तो क्या निकलेंगे? नहीं देखिए, बिहार में पॉलिटिकल तरीके से बहुत बयानबाजी आप हाल फिलहाल में सुने होंगे, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। सब अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खान साबित कर रहे हैं, ठीक है, और अगले को छोटा समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी पार्टी के तरफ से साफ संकेत है कि हमारी पार्टी के बिहार में जनाधार है, 15% बेस वोट है हमारे पास। हम किसी के पीछे नहीं चलने वाले हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, साथ चलने का बात करेंगे, साथ मिलकर काम करने की बात करेंगे, साथ मिलकर पूरे बिहार के भविष्य की बात करेंगे, बिहार के युवा के बारे में बात करेंगे, बिहार के रोजगार की बात करेंगे। हम किसी पार्टी के पीछे नहीं खड़ा होंगे, हम साथ में रहेंगे। और मेरे पास मतलब मजबूती से हम अपनी बात को, अपनी पार्टी की बात को, हम अपनी बात को, जनता की बात को, हमारे जो गठबंधन हो गए या हमारे साथी होंगे उनकी समक्ष हम रखेंगे। ये नहीं कि हम उनके बात बीच में ना रखें और हम तीसरे लाइन में या चौथी लाइन में बैठे, ये वीआईपी पार्टी कहीं नहीं होगा। हम निश्चित तौर पे मजबूती से जनता की आवाज़ को उठाएंगे। ठीक, महागठबंधन में कई पार्टियां हैं, तो जीतन राम मांझी ने जो कहा था कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर बना दी जाती कोऑर्डिनेशन कमेटी तो ये बातचीत एक फोरम पर होती, और इसमें दिक्कत क्या, कठिनाई है? क्योंकि संयोजक तो रहते आए हैं, जब भी इस तरह के गठबंधन बने हैं तो कहीं ना कहीं कोई संयोजक होता है। नहीं, दिक्कत नहीं है और नहीं बन रहा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है कि सब आदमी बैठेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग सब आदमी एक साथ बैठे नहीं हैं, और हम लोग जब बैठेंगे तो इस पर चर्चा होगा। और अभी एक दूसरे से लगातार मुलाकात हो रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ता पहले दिल्ली में गठबंधन का सब बाकी दल बैठे, और बाकी भी सहयोगी जो विपक्षी दल हैं वो लोग भी 9 पार्टी के साथ बैठकर चुनाव आयोग से डिस्कशन किए, जिसमें महागठबंधन के सारे साथी हैं। और मुझे लगता है कि सभी पार्टी एक दूसरे से लगातार कांटेक्ट में है, मिल रहे हैं, बात हो रहा है। और जब भी हम उस जगह पे बैठेंगे तो बात, मांझी जी को भी बात को हम डिनाई नहीं करते हैं, वो बात भी ठीक है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते रहे, मतलब यही उद्देश्य है, ठीक है। वो बनने से किसी को भरपेट खाना नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, नहीं मिलने से भी कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन एक संवाद जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को टाइम पे नहीं हो रहा। उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके का कोई व्यक्ति आधिकारिक हो जाए कि समय समय पर एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत होती रहे। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं आनी चाहिए, कमेटी बने न बने, औपचारिक तौर पर गठन हो ना हो। जी जी। एक बात है मुकेश जी, जो लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से बिहार में कहा जा रहा है, ये लगातार कहा जा रहा है कि अब चूंकि आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव को अभी टाल देना चाहिए, कोरोना को देखते हुए, बाढ़ को देखते हुए, 2-4 महीने के बाद चुनाव हो। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव को रोक नहीं सकते, और ये भी साथ में कह दिया जा रहा है कि ऐसे छात्र जो पढ़ते नहीं हैं साल भर, वो चाहते हैं कि परीक्षा की तारीख बढ़ जाए, कि तैयारी पूरी नहीं है और आप चाहते हैं कि चुनाव बढ़ जाए। ये तो सरासर गलत है। सरकार अपनी जवाबदेही से दूर भाग रहे हैं। आज जरूरी है बिहार में जो चिकित्सा में जो समस्या है, जो मेडिकल प्रॉब्लम है, जो जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, और बहुत सारा कोरोना पेशेंट आ रहा है, उनको सही से इलाज नहीं हो रहा है, उनको सही से देख रेख नहीं हो रहा है, एक रिपोर्ट के लिए 10 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तो सरकार अपना काम करे और ये चुनाव से ऊपर उठ के काम करे, ठीक है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर आप चुनाव भी मैदान में आ जाएंगे तो हमारे जो सरकार में उनको भी चुनाव के ऊपर फिक्र होगा और विपक्ष को भी चुनाव का फिक्र होगा। अगर चुनाव अगर टलता है तो हमें लगता है कि सरकार का भी पूरा नज़र जनता पे रहेगा और विपक्ष का भी सारा नज़र जनता पे रहेगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि चुनाव आगे बढ़ाया जाए। बाकी इधर कोई ये नहीं है, हम मजबूती से टक्कर देने के लिए हम लोग अपने पूरे स्टडी कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन लगातार जो कोरोना को लेकर जो भी स्थिति है बिहार में, हर तरफ लड़ाई चल रही है, तो बिहार सरकार किस तरीके से मुकाबला कर रही है कोरोना से? आप कितना नंबर देंगे? 0-0। कैसे? अभी देखिए,
आप 10 दिन के बाद रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी हमारे ऑफिस के ही कुछ स्टाफ को कोरोना हो गया और वहाँ पे वो घर पे होम क्वारंटाइन है अभी। 10 दिन के बाद उनके पास कल रिपोर्ट आया है। 10 दिन के 10 दिन के बाद। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जवाबदेही नहीं है। सरकार का जवाबदेही है 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, इससे ज़्यादा लेट भारत में कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन बिहार में 10-10 दिन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है। केंद्र से टीम भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप सक्षम नहीं है। तो और अभी बाढ़ भी है, बहुत ऐसे ज़िला है जो जहाँ पे बाढ़ से लोग पीड़ित है। अभी ज़रूरी है कि उनको सही ठिकाने पे लेके जाके रखना, उसके लिए सही खाने पीने का मतलब उपलब्ध कराना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सरकार को, प्रशासन को इस काम में लगना है कि नहीं कि चुनाव को लेके। आज देखिए सारे प्रशासन, बहुत ऐसे प्रशासन है कि चुनाव को तैयारी के लिए ईवीएम मशीन इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ क्या करना है, कहाँ पे करना है। तो बहुत सारे समस्या है। तो इसको अभी पोस्टपोन करने में हमें नहीं लगता कि कोई ज़्यादा समस्या है। और संविधान में दिया है कि 6 महीना तक आप आगे टाल सकते हैं, और फिर नहीं अगर इसी के साथ जीना है तो फिर बाद में भी है ना, ये विकल्प बाद में भी हो सकता है। नहीं तो जैसे ये लॉकडाउन लगाना पड़ा है, बिहार में लॉकडाउन है, तो क्या अगर सही से मुकाबला किया जाता तो इस लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती बिहार में? निश्चित तौर पे जिस समय आशंका था, जिस समय हमें समस्या था कि प्रवासी मजदूर हमारे बिहार में आए, लोग तरह तरह के बातें उठा रहे थे कि इनके आने से बिहार में कोरोना फैलेगा, तो हम लोग तो पहले से नहीं मान रहे थे। और वो आए और ठीक कोरोना का असर हमारे बिहार में नहीं दिखा। और जिस तरीके से महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, ऐसे जगह पे जिस तरीके से अनकंट्रोल रहा और बिहार एकदम क्लियर रहा, और वहाँ पे जाके बाद में जब बाकी राज्य रिलैक्स मोड पे आए तो बिहार में इस तरीके का फैलाव हुआ, ब्लास्ट हुआ कोरोना, जो मुझे लगता है कि सरकार की कमजोरी के कारण ऐसा हुआ। सरकार की अगर सही संपूर्ण तैयारी रहता और प्रॉपर अगर देख रेख होता तो मुझे लगता है कि इस तरीके का नौबत दोबारा लॉकडाउन करने का नहीं पड़ता। नहीं तो क्या ये भी तो हो सकता है कि 15 साल तक राज किया है जिस सरकार से अभी आप लड़ने जा रहे हैं, तो क्या ये भी यहाँ पर पोल खुल जाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में आपने कुछ भी काम नहीं किया, इस वजह से ये नौबत आई? दिख रहा है ना, आंकड़ा है ना। देखिए दुनिया में 1000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर का है, और भारत में 11,000 पे एक डॉक्टर है, और बिहार में 42,000 पे एक डॉक्टर है। तो आंकड़ा आपका दिख रहा है ना। डॉक्टर रहेगा तो पेशेंट का जांच होगा ना। 12 करोड़ का जनसंख्या, वहाँ पे आपके डॉक्टर सीमित है, नर्सेज सीमित है, आपके हॉस्पिटल सीमित है। तो मतलब और पहले से विफल रहा है, ठीक है। उसको कभी किसी ने, खास करके 2 चीज़ के ऊपर बिहार में बहुत काम करने की आवश्यकता है, एजुकेशन और स्वास्थ्य के ऊपर। 2 चीज़ पे बहुत काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भारत में, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का व्यवस्था भारत में कहीं दूसरे राज्य में होगा, जितना मैं नज़दीक से देख रहा हूँ। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो प्राथमिकता में रहेगा स्वास्थ्य और शिक्षा आपकी तरफ से? जी निश्चित तौर पर। ठीक है। एक बात और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे बाढ़ है अभी बिहार में कई इलाकों में, और आपकी पार्टी का आधार जिन इलाकों में है वहाँ पर तो विशेष बाढ़ का खतरा और ज़्यादा है, तो क्या बाढ़ को लेकर क्या रिपोर्ट है अभी आपके पास? और दूसरी बात ये भी कि क्या जितनी मदद और जितनी राहत लोगों को मिलनी चाहिए थी, क्या मिल रही है बाढ़ में? नहीं, सरकार हमेशा बाढ़ को लेकर हमेशा चुनौती में, उपलब्धि में बदलते रहा, खास करके आपदा को अवसर में। आपदा को अवसर में बदलते रहा माननीय नीतीश जी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो पूरी तरीके से फेलियर है, क्योंकि उनको पहले क्या होता था कि 2, 4, 5 जिला में इस तरीके का परिस्थिति बनता था, इसको उन्होंने फ़ायदे में बदल लेता था। लेकिन अभी संपूर्ण बिहार में इस तरीके का परिस्थिति है, कहीं कोरोना है तो कहीं बाढ़ है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें पूरी तरीके से फेलियर है। अभी हम भी दौरे पे निकलेंगे परसों से, और ये बाढ़ क्षेत्र इलाका में दौरा पे हम जाएंगे। ऐसे तो लॉकडाउन है बिहार में, लेकिन हम सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार को फॉलो करते हैं रूल को, और हम अपने लोगों के बीच में जाने का कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव में वीआईपी का मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों पर जाएगी वीआईपी पार्टी? महागठबंधन को एक तरफ रखें, अभी वीआईपी की बात करें। वीआईपी का देखिए मुद्दा यही होगा, स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है बिहार में, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरी है। यहाँ के आपके एजुकेशन बहुत जीरो लेवल पे पहुँच चुका है। अभी सरकार ने 1 लाख शिक्षक का भर्ती का 96,000 का उन्होंने वैकेंसी निकाला। ये एक दिन में खाली नहीं हुआ, पिछले कई सालों से खाली था। उसको जब भी भरने का समय था वो नहीं भरे, और अभी चुनाव का समय में चुनाव का इंतजार कर रहे थे। चुनाव का इंतजार कर रहा था। चुनाव के समय में चुनावी अपनी रणनीति में उन्होंने इस तरीके से किया। तो इस पर काम करने की ज़रूरी है। उसके बाद हमारे अब बड़े संख्या में, ये कल तक किसी को नहीं पता था, जो अभी कोरोना के महामारी के समय में पता चला कि हमारे बिहार से बहुत सारे मजदूर भाई दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में जाके काम कर रहे हैं, और बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को विकल्प तलाशने की ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि बिहार में भी बहुत ऐसी जगह है कि रोज़गार के लिए व्यवस्था की जाए,
और दूसरे राज्य में भी अगर कहीं पे है तो हमारे पास सही आंकड़ा होना चाहिए, वो किस हालत में कहाँ है, क्या काम कर रहा है, उस तरीके से उनके लिए हम लोग क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग चाहेंगे कि हम आने वाले समय में काम करें। और तमाम जो ज़रूरी है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम करने की ज़रूरी है। जो लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं रहने के कारण कोई भी उद्योगपति बिहार में मूव नहीं कर रहे। हमारे बिहार से बहुत सारे लोग सक्षम व्यक्ति दूसरे राज्य में अपने कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं या बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बिहार में नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। इंपोर्ट, हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्य में बैठ के इंपोर्ट करते हैं और वो वहाँ के राज्य को मजबूत करते हैं, लेकिन हमारे राज्य के लोग मतलब बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इंपोर्ट पे भी बिहार काम करे, ताकि भारत 3.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है हर साल में। तो मुझे लगता है कि उसमें अगर हम 10-20 हज़ार करोड़ का भी अगर इंपोर्ट अगर सरकार अगर बिहार में रह के करे और हम अगर ऐसे बिजनेसमैन को बढ़ावा देते हैं, तो हमें लगता है कि राज्य में बहुत अच्छा हमारा स्थिति रहेगा। तकरीबन 8-10 हज़ार करोड़ रुपया हमें जीएसटी के नाम पे हमें कलेक्ट होगा, राज्य को मजबूती मिलेगा। तो ऐसे तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत नॉर्मल चीज़ पे है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंपोर्ट को बढ़ावा देना, तो बड़े बड़े उद्योगपति को कुछ सब्सिडी दीजिए, वो आपके बिहार में आके सारा काम करेंगे और उसके लिए आपको राजस्व को मजबूती मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें पे हम लोग काम करेंगे, जिसको आसानी से किया जा सकता है। आसानी से किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर आपको सही करना, ये आसानी से कर सकते हैं। आपके पास सारे पदाधिकारी, सारे सिस्टम आपके पहले से ही है, खाली उसको एक्शन में रहने की आवश्यकता है। और आप उसको एक्शन में रखते नहीं हैं, जो जहाँ है वहाँ पे अपना समय बीता रहा है। नहीं, ये तो सरकार की तरफ से तो अक्सर कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी यूएसपी है। जंगल राज 15 साल बनाम 15 साल, इसकी बात करते हैं। हाँ, रिपोर्ट दिखाइए कि 2005 से पहले कितना हत्या होता था, आज कितना हत्या हो रहा है, वो आप सार्वजनिक कीजिए और उसमें बता दीजिए कि मतलब अभी प्रशांत किशोर जी ने नीति आयोग का रिपोर्ट लेके आपके बीच में समकक्ष रखा ना, पीसी कोई किया, झूठ नहीं किया ना। आप जो भारत सरकार के संवैधानिक संस्था है, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किया है, उन्होंने रिपोर्ट रखा। आपके चमकी बुखार हो जाता है, 400 बच्चा मर जा रहा है, तो ये आपके पास रिपोर्ट है ना, इसको देखिए ना। आपके मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर आप बोल रहे तो रिपोर्ट में भी वो क्यों नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, सिर्फ सरकार के पास ऐसे व्यवस्था बना लिया है कि आज विपक्ष को आवाज़ को दबाने के लिए आज हर प्लेटफॉर्म पे वो है, हम लोगों की आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम लोग ज़्यादा नहीं इस पे लड़ रहे हैं। और तमाम ऐसे शक्ति जहाँ पे हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, वो आज कहीं ना कहीं हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जनता के बीच में नहीं मैनुअल पहुँचा रहे, लेकिन समस्या बिहार में बहुत है। बिल्कुल। मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया।